हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें गुजरात स्टेट की, तो यहाँ वडोदरा से हमें एक बहुत ही दुखद खबर देखने को मिल रही है। दरअसल में यहाँ पर आपको एक ब्रिज देखने को मिल रहा है। कल सुबह लगभग 7:30 बजे ये ब्रिज का कुछ हिस्सा कोलैप्स कर गया। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर थी। तो जब ब्रिज इस तरह से कोलैप्स किया तो वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर नीचे गिरी एंड जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 12 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। अब नोटिस करेंगे इसके अलावा भी कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जो अभी भी सबमर्ज्ड हैं, आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो थोड़ी इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कहाँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने वडोदरा डिस्ट्रिक्ट सुना होगा एंड साथ साथ आप सबने आनंद डिस्ट्रिक्ट भी सुना होगा। दरअसल में आप लोगों ने अमूल का नाम सुना है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। वो जो अमूल का नाम है ना, आनंद, वो इसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, आनंद के ऊपर ही देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी देखने को मिल रही होगी, राइट। ये दरअसल में ना आगे जाके आपकी गल्फ ऑफ खंबात के अंदर यहाँ पे ड्रेन करती है। इसका नाम है माही रिवर, राइट। एंड इसी माही रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर एक ब्रिज देखने को मिलेगा। इस ब्रिज को गंभीरा ब्रिज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ब्रिज था एंड ये वही ब्रिज है जो कल हमें यहाँ पे कोलैप्स होता हुआ देखने को मिला। अब देखो कारण क्या है इसके पीछे का। देखो, कारण इन दी एंड घूम फिर के सिर्फ एक है, वो है करप्शन। मैं आपको सिंपल सा आंसर अगर दूं, एक्चुअली ये जो ब्रिज था ना, वो 1985 के अंदर बना था। तो 40 साल लगभग हो गए थे इसको बने हुए। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी समय समय के ऊपर रिपेयर की जा रही थी। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पिछले साल भी इसकी रिपेयर हुई। पर वो रिपेयर ढंग से हुई? द आंसर इज नो। अगर रिपेयर ढंग से हुई होती तो लोकल लोगों ने जो बताया है कि इतनी बुरी हालात में था ये पर्टिकुलर ब्रिज, तो शायद उसको रिपेयर ढंग से किया गया होता। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर ये खराब ब्रिज जो था उसकी उस स्थिति में भी यहाँ पे जा रहे थे। किसी ने यहाँ पर कोशिश नहीं करी कि बड़े बड़े ब्रिज को रोक दिया जाए, इस पर्टिकुलर ब्रिज को इस्तेमाल, बड़े बड़े ट्रक्स को रोक दिया जाए इस ब्रिज का इस्तेमाल करने से, राइट। लोकल लोगों ने बहुत बार कंप्लेंट भी करी पर किसी ने सुना नहीं, राइट। एंड इस वजह से ना ब्रिज को ढंग से मेंटेन किया गया एंड ना ही यहाँ पर कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए रिगार्डिंग द हैवी ट्रक्स। एंड जिस वजह से इतना ज़्यादा हालात इसकी ब्रिज की खराब हो चुकी थी एंड कल जो फिर हादसा हुआ वो हमारे सामने ही है। इन दी एंड देखो, पॉइंट वही है, फिर यहाँ पे फिर से कुछ टाइम डिस्कशन होगा इसके ऊपर, एक कमेटी बन जाएगी, कुछ लोगों को पैसा दे दिया जाएगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे। एक ऐसा ही हादसा कुछ साल पहले, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट हादसा था, वो गुजरात के अंदर ही हुआ था। मोरबी ब्रिज जब कोलैप्स हुआ था, उसका रीजन कुछ अलग था थोड़ा सा, ठीक है। वहां पे लोग काफी ज्यादा थे। बट नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे सिंपली गाड़ियां चलने से आपका ब्रिज कोलैप्स कर रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी खराब स्थिति ब्रिज की रही होगी, राइट। उम्मीद यही है कि देखो इससे कुछ निकल के आएगा, आगे इस तरह के हादसे नहीं होंगे, राइट। दोस्तों, डेट है आज की 10 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड साथ साथ गुरु पूर्णिमा के इस अवसर के ऊपर हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको अप टू 67% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है इसको आप डेफिनेटली यूटिलाइज करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी कोर्सेज के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इन लिंक्स के माध्यम से अपने कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एनिमी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको एनिमी प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, फिर हम जो मुद्दा है उस पर आ जाएंगे। दोस्तों, एनिमी प्रॉपर्टी ना दरअसल में ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जो मूवेबल या इमूवेबल होते हैं, पर ये उन लोगों के होते हैं जो कहीं ना कहीं एनिमी नेशंस माइग्रेट कर गए। कहने का मतलब जैसे पाकिस्तान और चाइना, वो वहां पे माइग्रेट कर चुके हैं। तो भाई जो उनकी जमीन पीछे रह गई है उनको हम क्या बोल देंगे, विल कॉल देम एज एनिमी प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग नोटिस करते ही हो 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 में हो गया, 1962 में आपका इंडो चाइना वॉर आपको देखने को मिलती है। तो भारत सरकार ने क्या किया ना कि जितनी भी प्रॉपर्टी, ये जितने भी बिजनेस उन लोगों के द्वारा ओन थे जो अब पाकिस्तान की जिन्होंने नेशनलिटी ले लिया, चाइना की नेशनलिटी ले ली, हमने उनको यहाँ पे सबको अपना यहाँ पे कर लिया, वो एनिमी प्रॉपर्टी हमने उसको बोल देते हैं। एंड भारत सरकार जो है उस प्रॉपर्टी का, उस बिजनेस का कंट्रोल ले लेती है। एक्चुअल में ना यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा, एक हमारा ना डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स आया था, ठीक है ना, जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत ही था। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये सारी हमारे पास ही कस्टोडियन इसकी देखने को मिल जाएंगी, दैट इज द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, पहले पता क्या होता था, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर उठते थे। मैं आपको समझाता हूँ।
कि कई बार मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी भारत में, ठीक है, अब ये बंदा लेट से चाइना चला गया या पाकिस्तान चला गया, फिर इसका आगे कोई बच्चा हो जाता था, कोई पोता हो जाता था इसका, राइट, एंड वो फिर आके इंडिया वापस आता था, वो बोलता था कि भाई मेरे पिताजी उधर चले गए थे, मेरे दादाजी चले गए थे, पर ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, अब मैं थोड़ी एनिमी हूँ, मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ, तो अब मुझे तो मतलब मेरा हक दो यहाँ पे। तो ऐसे कई बार पास्ट में केसेस हुए हैं। अब जब हमने नोटिस किया कि इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं, तो हमने भाई 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट ले आया। हमने बोल दिया कि भाई जब एक बार हमने बोल दिया कोई एनिमी सब्जेक्ट है तो वो एनिमी सब्जेक्ट ही होगा, उसके बच्चे, उसके जो भी अलग अलग उसके होंगे ना, तो वो सब लोग ही इंक्लूड रहेंगे एनिमी सिटीजन्स के अंदर। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हाँ यार कि इनहेरिटेंस है या ट्रांसफर है, कि मैं लीगल हेयर एनिमी सिटीजन थोड़ी है। तो इस यहाँ सरकार ने ये सब चीज़ों से साइड होने के लिए यहाँ पर एक कानून पास कर दिया कि चाहे उसका बच्चा हो, पोता हो, कोई मर्जी हो, जब हमने एक बार बोल दिया एनिमी प्रॉपर्टी है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी रहेगी। उसमें फिर आगे क्वेश्चन मार्क नहीं आने चाहिए कि इंडिया में तो वापस आ गया हूँ मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ, मेरे दादाजी इंडियन सिटीजन नहीं थे पर मैं तो हूँ। तो वो सब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठते ही नहीं है अब 2017 के अमेंडमेंट के बाद। पास्ट में देखो दिक्कत पता कहाँ आई थी, एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, ये केस के अंदर यही दिक्कत हुई थी कि जो राजा ऑफ महमूदाबाद थे, इनके जो बच्चे थे वो तो इंडियन सिटीजन थे, तो उन्होंने क्लेम करने लगे कि हमें मिलना चाहिए हमारी प्रॉपर्टी, और उनको दे भी देगी सुप्रीम कोर्ट ने। पर ये मुद्दा था 2005 का, तो सरकार ने फिर 2017 में अमेंडमेंट पास करके बोल दिया कि ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन आगे से नहीं चलेगी। आप एक बार एनिमी प्रॉपर्टी मतलब आपकी घोषित कर दी गई है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एनिमी प्रॉपर्टी, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होंगी। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब पॉइंट ये आ रहा है कि हम सर इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आज ऐसा क्या हो चुका है। दोस्तों एक्चुअली पता क्या है, आप लोग जानते होंगे भोपाल के बारे में, है ना। भोपाल ये एक प्रिंसली स्टेट थी, मतलब वहां पे नवाब हुआ करते थे, नवाब हमीदुल्ला खान, राइट। अब क्या था ना, उनकी बेटियां थी, एक उनकी एल्डेस्ट डॉटर थी, फिर उनकी बाकी डॉटर्स थी। तो जो एल्डेस्ट डॉटर थी ना अबीदा सुल्तान, और साथ साथ उनकी जो सेकेंड डॉटर थी सजीदा सुल्तान, इनका ना जो लीनिएज है वो आगे जाके आज के समय जो एक्टर हैं सैफ अली खान, उनके साथ है। एक्चुअली जो ये जो सजीदा सुल्तान थी, इनके जो पोते आप कह सकते हो, वो कौन है, वो सैफ अली खान है। अब पॉइंट ये क्या हुआ, ये जो सजीदा सुल्तान थी, ठीक है, इनकी जो बहन थी अबीदा सुल्तान, ये पाकिस्तान चली गई थी, ठीक है, 1950s के अंदर। अब पॉइंट ये आता है कि भाई जो इनकी जमीन थी, क्योंकि नवाबों के पास तो बहुत ज्यादा जमीन थी और बहुत सारे होटल्स वगैरह थे, बहुत सारी चीजें थी, तो वो सब चीजों के रिगार्डिंग क्या सैफ अली खान के पास जमीन आएगी या नहीं आएगी, या फिर वो जो जमीन है सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की बताई जा रही है, क्या वो सारी की सारी जमीन सैफ अली खान को मिलेगी या वो सब भी एनिमी प्रॉपर्टी है। ये मुद्दा यहाँ पे कोर्ट में चल रहा था, और फिर कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली बता दिया है कि भाई इसको भी हम एनिमी प्रॉपर्टी ही घोषित करेंगे, जैसा 2017 के अमेंडमेंट ने बता दिया है। अब सैफ अली खान ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ, हाँ बिल्कुल आप हो इंडियन सिटीजन, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर हमारा एनिमी प्रॉपर्टी कानून यही बोलता है कि जो माइग्रेट कर गया, चाहे उसका लीगल हेयर हो, कोई भी हो, वो सारी की सारी एनिमी प्रॉपर्टी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैफ अली खान से यहाँ पे प्रॉपर्टी छीन ली गई है, जो 15,000 करोड़ की उनकी लगभग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। ये आपको पता होना चाहिए एनिमी प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है सर, अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे सामने है शीश महल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है सर शीश महल। देखो शीश महल जो वर्ड आया ना, वो शीशे से वर्ड आया, शीशा मतलब आपके मिरर। एक्चुअली इस महल में ना बहुत सारे शीशे, बहुत सारे मिरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो ठीक है, अब इसको ना रिस्टोर किया गया है। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ, जो शीश महल था ना वो 1653 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे ना शाहजहां के बारे में, जैसे शाहजहां की पहली जो बीवी थी उनका नाम था कंदारी बेगम। शाहजहां की जो दूसरी बीवी थी वो थी मुमताज महल, ठीक है ना, मुमताज बेगम या जो भी आप कहना चाहो, मुमताज जो थी, जिन्हीं की याद के अंदर आप लोग जानते होंगे जो फेमस आपको ताजमहल बनता हुआ देखने को मिलता है। पर शाहजहां की और भी बीवियां थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक थी उसमें अकबराबादी, ठीक है ना, उनका एक्चुअली नाम इजनु नीसा बेगम, ठीक है ना, ये भी शाहजहां की वाइफ थी, और भी थी इसके अलावा। बट एक्चुअली पता क्या है, ये जो शीश महल बनाया गया था ना, ये शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था, मुमताज महल की याद में नहीं, वो तो ताजमहल था, यहाँ पर इजनु नीसा बेगम की याद के अंदर, ठीक है ना। तो 1653 में यहाँ कमीशन किया गया इनके द्वारा अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। बाकी आप नोटिस कर पाओगे ये जो पर्टिकुलर शीश महल है, बिल्कुल जैसे मुगल आर्किटेक्चर होता है
बहुत ढंग से सिमेट्रिक प्लानिंग के साथ बनाया गया। जैसे ना एक बहुत ही फेमस चीज़ है चार बाग स्टाइल, तो ये चार बाग स्टाइल आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से होता है कि बीच में जैसे शाहजहां के टाइम के ऊपर भी और बाकी टाइम्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको पानी वानी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे चार साइड के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह से गार्डन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चार बाग स्टाइल बहुत ही फेमस है, आपको खासकर मुगल आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर भी आपको शीश महल में भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे शीशे जो मिरर वगैरह है, मिरर वर्क बहुत अच्छे से किया हुआ है। एंड साथ ही साथ हिस्ट्री के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो औरंगजेब की कोरोनेशन हुई थी ना 1658 में, जब उन्होंने गद्दी संभाली थी, वो यहीं पर संभाली थी। इसको शालीमार बाग, ठीक है, नहीं दरअसल में ना एक्चुअली दिल्ली का जो शालीमार बाग है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो शालीमार बाग, इसको पहले आयजाबाद गार्डन भी बोलते थे, वो इन्हीं की मेमोरी, इज़्नो निशा बेगम की मेमोरी के अंदर ही इसको बनाया गया था। ये शालीमार जो शब्द है ना, वो शाला एंड मारा से बना है, जिसका मतलब होता है प्लेजर का घर, ठीक है ना। ये टर्म ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने ही बनाई है, ये शालीमार शब्द जो है वो शाहजहां ने ही दिया था। बाकी चार बाग स्टाइल तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो ये काफ़ी खराब स्थिति में था, तो यहाँ पर आज के समय के ऊपर इसको रिस्टोर किया गया। ये जो शीश महल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड अब यहाँ पे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। दिल्ली के शालीमार बाग में आपको मुगल एरा का शीश महल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रीओपन किया गया है, दैट इज वाई इट इज इन द न्यूज़। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं डार्क वेब में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है डार्क वेब का। देखो, आप यहाँ पे एक पिक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ऐसा बोला जाता है कि ना, जैसे आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, टिप ऑफ द आइसबर्ग। कई बार ना हमें सिर्फ इतनी सी एक आइसबर्ग दिखती है, पर हमें लगता है इतना ही है ये, पर एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे पानी के नीचे आपको बहुत बड़ा एक आइसबर्ग देखने को मिलेगा। तो जो हमें दिखता है ना वो बहुत ही कम होता है, जबकि पानी के नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। उसी तरह से हमारा इंटरनेट भी है। सर वो कैसे? देखो, आप लोग ना ये सब देखते हो, जैसे मान लेते हैं आप कुछ सर्च कर रहे हो, लेट्स से यू आर सर्चिंग कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने ये सर्च किया मान लेते हैं, ठीक है। अब ये सरफेस वेब है, ये सबको दिख रहा है। दिस इज दैट पार्ट विच इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है ना। तो गूगल, याहू, इनके ऊपर जो भी आप विकिपीडिया वगैरह ऊपर सर्च करते हो ना, जो भी आप रेगुलर ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकते हो, वो सारा का सारा सरफेस वेब है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीडब्ल्यू ओनली की वेबसाइट ओपन करनी है जहाँ पर फ्री कंटेंट है, तो वो भी आप कर सकते हो। यूट्यूब हो गया, अगर फ्री कंटेंट वाली चीज़ें हैं तो वो सब आपका सरफेस वेब पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। बट आप अंडरस्टैंड करना, एक चीज़ होती है डीप वेब। डीप वेब पता क्या होता है? वो आपका डायरेक्टली सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं होता। यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं लॉग इन क्रेडेंशियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जीमेल में क्या है, ये सिर्फ मुझे ही पता है भाई, क्योंकि मेरे पास लॉग इन आईडी है। मेरी फेसबुक में क्या है, वो मुझे ही पता है, क्योंकि वो मेरी पर्टिकुलर लॉगिन आईडी के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर आपके मेरे बैंक के अंदर कितना डेटा है, मेरे बैंक के अंदर कितने पैसे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए मुझे लॉगिन डिटेल्स चाहिए होंगी। है तो वो इंटरनेट के ऊपर ही, पर वो जो गूगल या सर्च इंजन है ना, वो उसको इंडेक्स नहीं कर पाते। तो वो सारे एंटिटीज़ या सारी चीज़ें आपकी डीप वेब के अंदर आ जाती हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे जो आपका फ्रीली एक्सेसिबल है या डायरेक्टली विजिबल है सभी को, वो तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बाकी ऐसी चीज़ें जो नहीं विजिबल, वो आपको डीप वेब का हिस्सा मिल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये तीसरी चीज क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द टर्म डार्क वेब। देखो, जो डार्क वेब है ना, ये डीप वेब का ही छोटा सा हिस्सा है, पर ये जानबूझ के सबसे हिडन है। एक्चुअली ना यहाँ पर आप टॉर का इस्तेमाल करते हो, द अनियन राउटर करके एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है। ये आम इंसान बहुत आराम से नहीं चला सकता एक्चुअली, और इसका इस्तेमाल छुपने के लिए या कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम अनोनिमिटी चाहते होंगे, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। इसका इस्तेमाल ना दोनों तरह पे हो सकता है, कहीं लीगल या एथिकल पर्पसेस के लिए भी और इलीगल के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी को लगता है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मुझे लगता है कि यार मैं मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय हूँ, और मुझे लगता है यार बैंक में ना कुछ बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो भाई मैं अपने मैनेजर को जाके नहीं बता पाऊंगा, मुझे डर लगेगा कि मुझे कंपनी से निकाल देंगे। पर मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ी चल रही है इस बैंक के अंदर। तो व्हाट आई कैन डू, सर मैं एक विसल ब्लोअर बन के यहाँ पर वो सारा डेटा यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, कि कौन शेयर कर रहा है ये वाली चीज़। अच्छा, इसके अलावा मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको, मान लो कि कोई विक्टिम है अब्यूज का, या फिर आपको कोई पॉलिटिकल बातों से आप लोग डिसएग्रीमेंट पे हो। मान लो आपको कोई पॉलिटिकल बिलीफ्स के साथ आप यहाँ पे अग्री नहीं करते हो, आप ओपोजिशन दिखाना चाहते हो, पर आप अपना नाम सामने नहीं लाना देना चाहते, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो उस बात को।
प्लस बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं जो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर देखो जर्नलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, या ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप लोग नोटिस करते हो ना कि जर्नलिस्ट को कई बार कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो उनके कुछ सूत्र होते हैं। वो सूत्र कहाँ से आते हैं? वो सूत्र अगर रिवील हो गए, देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो वो सूत्र इनके थ्रू, आपके अनियन राउटर वगैरह के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इलीगल है, ये लीगल है, बट एट द सेम टाइम कुछ इलीगल चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ड्रग्स खरीदनी हो, ऐसी ड्रग्स जो कहीं ना कहीं बैंड है, वेपन्स खरीदने हो, डेटा, कई बार आपने सुना होगा ना कि लोगों का आधार का डेटा भाई लाखों रुपए में बिक रहा है यहाँ पे, तो वो यहीं पे बिकता है आपका। फिर पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो गया और इस तरह के इलिसिट गुड्स हो गया, या फिर साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं इसको अनोनिमिटी की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा मिसयूज भी होता है, ठीक है ना। मोस्टली देखो मिसयूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे केरला बेस्ड इंजीनियर को यहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा अरेस्ट किया गया। एंड एक्चुअल में ना ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये नया बंदा था, ये एक लेवल 4 वेंडर था। एक्चुअली ना ये जो यहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं, इनके भी अलग अलग लेवल्स हैं कि एक छोटा डॉन, एक बड़ा डॉन, एक बहुत बड़ा डॉन। तो एक्चुअल में अगर कोई लेवल 1 पे होता है, इसका मतलब है कि वो थोड़ा टाइम ही शुरू हुआ है, थोड़े टाइम से ही इन एक्टिविटीज के अंदर है। लेवल 2 मतलब काफी टाइम हो गया, लेवल 3 मतलब और बड़े लेवल का बंदा, लेवल 4 तो ऐसा पर्सन हो चुका है जो कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपर्ट है ये बंदा, ये बहुत ही रेगुलरली इस चीज को इस्तेमाल करता है। पर लेवल 5 सबसे टॉप मोस्ट। तो इस तरह से ये जो पर्सन अभी पकड़ा गया है ना, ये लेवल 4 वेंडर था। ये बहुत ही इसकी हाई रेपुटेशन थी इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कि भाई ये बंदा तो बहुत, अगर आपने इसको पैसे दे दिए तो ये पक्का आप तक ड्रग्स पहुंचा देगा। इस तरह के काम यहाँ पे करा करता था। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अभी यहाँ पे इसको पकड़ा है और इसके पास से 1 करोड़ के वर्थ की कीटामीन, मतलब क्रिप्टो करेंसी कीटामीन और एलएसडी ब्लॉटर्स आपको इसके पास से यहाँ पे मिले हैं। तो डार्क वेब आई होप आपको समझ आ गया होगा, जहां पर ऑनलाइन एक्टिविटी को अनोनिमस और प्राइवेट रखा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट था 1990s के अंदर स्टार्ट हुआ, जब यूएस की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने द अनियन राउटिंग को यहाँ पे डेवलप किया, ताकि आराम से सिक्योर ढंग से गवर्नमेंट कम्युनिकेशन यहाँ पे किया जा पाए। तो द नाम क्यों आया द अनियन राउटर? क्योंकि जैसे ना आप प्याज की बात करते हो, प्याज की अलग अलग परतें होती हैं, उसी तरह से इंटरनेट ट्रैफिक को ये अलग अलग परतों में इनक्रिप्ट करता है और कभी भी समझ नहीं आता कि सामने वाला यूजर कौन है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको डीप वेब के और डार्क वेब के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, बुल्गारिया बिकम्स 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो। देखो एक्चुअली ना आप लोग ना यूरो जोन के बारे में सुनते होंगे। यूरो जोन ना एक ऐसा इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल एरिया है यूरोपियन यूनियन का, जहां पर वो देश यूरो को ही अपनी करेंसी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में 1992 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम जानते हैं मास्ट्रिच ट्रीटी के नाम से। ये दरअसल में आपको नीदरलैंड्स के अंदर आपको एक शहर देखने को मिल जाएगा, मास्ट्रिच, ठीक है। तो वहां पर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी एंड उसके माध्यम से ईयू, यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश होता है एंड कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन एक इकट्ठे ढंग से किया जा पाए, उसका यहाँ पे शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। तो एक सेंट्रल बैंक, ठीक है, जिसको हम लोग यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। शेयर्ड करेंसी यानी कि यूरो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एंड एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ईयू के सारे देश ही यूरोजोन का पार्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे देश भी हैं जो यूरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी खुद की अपनी करेंसी है, वो खुद अपने एंड पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं। पर जो लोग यूरोजोन का पार्ट होते हैं, वहां आपको नोटिस करने को मिलता है कि उनका सेंट्रल बैंक एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आरबीआई है ना, ये भारत का सेंट्रल बैंक है, पर यहाँ पर क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। यही मेन अथॉरिटी है जो यूरो को मैनेज करती है। तो जैसे भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई की जिम्मेदारी है, तो वहीं यूरोजोन के अंदर इसको मेंटेन करना आपकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी देखने को मिल जाएंगी। फिर इनके बीच में एक यूरो ग्रुप होता है जिसमें आपके यूरोजोन कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। यूरोपियन कमीशन है, ये यहाँ पे चेक करता है कि क्या जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ पे प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, राइट। तो हुआ क्या था, जब 2002 में इस तरह से यूरो को लॉन्च किया गया तो 12 कंट्रीज थी उस टाइम के ऊपर, बट समय के साथ साथ 8 और देश जुड़ गए, जिनमें आपका स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया थे। एंड अब जाके बुल्गारिया भी यहाँ पे जुड़ गया है। तो अब यहाँ के टोटल 21 मेंबर्स ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी दोस्तों बात करें बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया की आप यहाँ पे लोकेशन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखो बुल्गारिया के नदन साइड के अंदर आपको रोमेनिया देखने को मिल जाएगा, इस साइड आपका सर्बिया हो गया एंड यहाँ पर आपका नॉर्थ मैसिडोनिया
एंड सदर्न साइड के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रीस एंड आपको टर्की देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों ईस्टर्न साइड की तो ईस्टर्न साइड के अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक सी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बाल्कन माउंटेन्स हैं, ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला, उसी का आपको पार्ट यहाँ पे बुल्गारिया देखने को मिल जाता है। एक रिवर बहुत ही फेमस डेन्यूब रिवर जो है वो यहीं से पास थ्रू होती है, एंड इसके अलावा आपकी जो मरित्सा रिवर है वो भी यहीं से आपको पास होती हुई देखने को मिल जाएंगी। हाईएस्ट पीक यहाँ की आपको मुसाला देखने को मिल जाती है, जो कि टालेस्ट पीक है इन द बाल्कन्स। तो ये कुछ बातें थी बुल्गारिया के कॉन्टेक्स्ट में जो आप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट और भी है, बुल्गारिया जो है वो नेटो का भी मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का भी आपको मेंबर देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक है वो ग्रेट हॉर्नबिल के कॉन्टेक्स्ट में है। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना ग्रेट हॉर्नबिल की, तो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट को अभी तक ये लगता था कि शायद ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है केवल फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, पर अभी रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला कि ग्रेट हॉर्नबिल हमें ककमपुरा में देखने को मिला इन केरला। और केरला में तो मिलता है, नो डाउट अबाउट इट, पर मोस्टली फॉरेस्ट में मिलता है। पर अब हमें ये फॉरेस्ट के बाहर भी हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ग्रेट हॉर्नबिल का जो जो रहने का जो हो मतलब एरिया हो वो सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छी बात हमें देखने को मिली। राइट, हो सकता है बायोडाइवर्सिटी इनकी और भी जगह हमें देखने को मिले। तो ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों ग्रेट हॉर्नबिल जो हम बात करते हैं ना, तो केरला का भी और अरुणाचल प्रदेश का भी आपको ये स्टेट वर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली हॉर्नबिल फैमिली का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर है। एक्चुअली ना हॉर्नबिल फैमिली काफी बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल आपको देखने को मिल जाएंगे। बट सबसे पॉपुलर आपके ग्रेट हॉर्नबिल ही है। इनको आप लोग कनकेव कास्ट हॉर्नबिल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अब इनकी लोकेशंस आप जरा देखना, जैसे केरला के अंदर आपका साइलेंट वैली, अरेलम, ठीक है, नीलमपत्थी, अरित्तापल्ली, ठीक है, परम्बिकुलम, ठीक है ना, ये एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड कहाँ पाया जाता है? इन द डेंस एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड कुछ एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मोस्टली जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि प्लांट्स पे और एनिमल्स पे दोनों पे फीड करते हैं, पर जो उनकी डाइट है वो मोस्टली आपको फ्रूट बेस्ड या फ्रूगिवोरस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीड डिस्पर्जर के रूप के ऊपर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीड डिस्पर्जल मतलब जो आपके अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स अलग अलग डिस्पर्स करते हैं, उससे आपकी जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाती है। एंड साथ साथ ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी हैं, यानी कि अगर किसी जगह पे ये मिल रहे हैं ना तो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका IUCN स्टेटस जो है दैट इज वल्नरेबल, एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये आपको ये शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बातें ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी देखो, बाकी और जो हॉर्नबिल हैं मैंने उन सबके भी IUCN स्टेटस यहाँ पे दे दिए हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट ग्रेट हॉर्नबिल का तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने है सियरा लियोन के कॉन्टेक्स्ट में। देखो ये जो पर्टिकुलर सियरा लियोन कंट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। एंड खासकर अगर मैं बात करूँ इसके कुछ आइलैंड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ पर सबसे पहला जो आइलैंड आपको ध्यान में रखना है वो है न्यानगई आइलैंड। समझते हैं मुद्दा क्या है। देखो ये जो आपको आइलैंड है ना, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे अटलांटिक ओशन पे पास में देखने को मिल जाएगा इन द कंट्री ऑफ सियरा लियोन। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों में, लगभग 10 साल पहले, ये आइलैंड्स ऐसे थे, इवन आपका टर्टल आइलैंड भी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आइलैंड्स ऐसे थे कि बहुत ही शानदार देखने में थे, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग रहा करते थे इन आइलैंड्स के ऊपर। पर पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, इन पर्टिकुलर आइलैंड्स पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस हो चुकी हैं। एंड इतनी दिक्कतें हैं कि लोग यहाँ पे इन आइलैंड्स को छोड़ के जाने लग गए हैं। यहाँ पे इस ज़मीन का लगभग 2/3 हिस्सा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो संख्या हज़ारों से भी ज़्यादा थी यहाँ पे लोगों के रहने की, वो अब 300 से भी यहाँ पे कम आ चुकी है। अभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा पानी आया, बहुत ज़्यादा विंड्स की वजह से जो पाम ट्रीज हैं वो पूरी तरह से उखड़ गए। जो बीचेस पहले बहुत अच्छे थे, बहुत लोग घूमने आया करते थे, और वो बीचेस के ऊपर पूरी ब्रांचेस और कचरा, ये सब यहाँ पे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कहीं ना है वो इस तरह से मूव करके उन्होंने आइलैंड को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है ना, तो लोगों को काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है। तो ये सिकुड़ता जा रहा है जो आइलैंड है सियरा लियोन के अंदर, जो आपका न्यानगई आइलैंड, इवन आपका जो टर्टल आइलैंड है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर इन द न्यूज़। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, देखो यहाँ पे लोगों ने ना कभी कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया,
क्लाइमेट चेंज के लिए पूरी दुनिया ने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे लोग बहुत ही इन्वायरमेंट के साथ मिलकर रहते थे, बट इम्पैक्ट इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के ऊपर आया। तो ऐसा भी बोला जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ये जो कंट्री है सियरा लियोन, ये आपको वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नॉर्थ में आपको गिनी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड उसी तरह से आप नोटिस कर पाओगे लाइबेरिया साउथ में, एंड यहाँ पर तो आप अटलांटिक ओशन है ही है, ये बात तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ही छोटा सा एरिया 70,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, एंड यहाँ पे वुडेड हिल्स हो गया, कोस्टल मैनग्रोव स्वैम्प्स हो गया, रिवर प्लेन्स, ठीक है ना, एंड माउंटेन्स, जैसे आपका माउंट बिंतु मनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी कुछ पॉइंट रिवर्स हैं, रोकेल, सेवा, मुआ, ठीक है ना, वो क्रॉस करती हैं। क्लाइमेट वनरेबिलिटी मैंने आपको समझाई दी किस तरह से है, एंड यहाँ पे जो आपके टर्टल आइलैंड हो गया और प्लेंटेन आइलैंड हो गया, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिशिंग के लिए, ट्रेड, हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए। पर अब तो देखो ये डूबते ही जा रहे हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए थे, जो 1000 और 300 वाले, ये न्यानगाई आइलैंड के कॉन्टेक्स्ट में थे, पर अगर पूरी कंट्री की बात करें ना, तो पूरी कंट्री में भी बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा गलत है। इसके साथ ही कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें देखो एक था फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो था ना, वो लॉन्च किया था बाय द CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ना कि ICMR। तो पहला इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उनको रोकने की कोशिश करी थी, ही अपोज दैट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी रिवर सेन की बात करें तो USA के अंदर नहीं, बल्कि फ्रांस, पेरिस में आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपके सामने इनकरेक्ट है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।